लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करना स्टार्ट किए थे कि टीजीटी, पीएचटी और एएलटी का विज्ञापन शीघ्र ही आने वाला है और उसी संदर्भ में आज हमको आपको बतलाना है कि एएलटी, टीजीटी और पीएचटी के एग्ज़ाम में आप तैयारी को कैसे अंजाम दे सकते हैं। टीजीटी, पीएचटी और एएलटी के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो इसके पाठ्यक्रम के संदर्भ में अगर एएलटी और टीजीटी की बात करें तो उसमें 3 भाग आता है: पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, राजनीति शास्त्र का सिद्धांत और भारत का संविधान। यद्यपि इसमें थोड़ा पार्ट आपको भारतीय राजनीतिक विचारक से भी पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क और गुटनिरपेक्ष संगठन पर भी एक आध सवाल कभी कभी आपको पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए पीजीटी का, तो पीजीटी में इन 3 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको 3 पाठ्यक्रम 3 भाग और भी आते हैं और वह 3 भाग है तुलनात्मक राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा भारतीय विदेश नीति। ये 6 पार्ट बनता है पीजीटी के पाठ्यक्रम के संदर्भ में। आपने इस बार के एग्ज़ाम में देखा होगा कि हर एक पार्ट से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आप अपनी तैयारी करने के लिए कौन सा अप्रोच, कौन सी विधि को अपनाएं कि आपको यह संपूर्ण पाठ्यक्रम आसानी से तैयार हो जाए और राजनीति विज्ञान का कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम में अगर आया और वह गलत न होने पाए। इसी संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो टीजीटी और पीएचटी के संदर्भ में चाहे आप एएलटी के संदर्भ में, तो इसमें आता है एक महत्वपूर्ण पाठ और वह महत्वपूर्ण पाठ है पाश्चात्य विचारकों का। पाश्चात्य विचारक को आप 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है प्राचीन यूनान के राजनीतिक विचारक, प्राचीन यूनानी राजनीतिक विचारक, और दूसरा आता है इसमें मध्यकालीन विचारक, और तीसरे में आपको पूछा जाता है आधुनिक राजनीतिक विचारक। आधुनिक राजनीतिक विचारक भले ही बात यहाँ पर किया जाए कि राजनीति विज्ञान के कुछ पाठ में कुछ विषयों के परीक्षा के संदर्भ में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का पाठ्यक्रम सम्मिलित न किया गया हो, बट इस पर आधारित सवाल आपको अवश्य पूछा जाता है। एक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और दूसरा इसमें बनता है भारतीय राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा के संदर्भ में अगर बात करते हैं यूनान में, तो 3 चिंतकों का नाम आता है। एक नाम आता है सुकरात का, दूसरा नाम इसमें आता है प्लेटो का, और तीसरा इसमें नाम आता है राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तू का। और यह अरस्तू के संदर्भ में यह बात कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान का व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ करने के कारण ही अरस्तू को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। मध्यकालीन राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो इसमें 3 चिंतक महत्वपूर्ण हैं। एक है संत अगस्टाइन, और दूसरे हैं थॉमस एक्विनास, दूसरा इसमें आते हैं थॉमस एक्विनास, और तीसरा विचारक का नाम है इसमें मार्सिलियो। मार्सिलियो पर भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो महत्वपूर्ण चिंतक का नाम है मैकियावेली। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है।
और मैकियावली के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो जेआईसी के एग्ज़ाम में आपको यह सवाल पूछा गया कि भारतीय चिंतक कौटिल्य की तुलना किस पाश्चात्य विचारक के साथ की जाती है, तो उस विचारक का नाम है मैकियावली। कौटिल्य और मैकियावली के संदर्भ में अगर बात करें तो आपने एक बात देखा होगा, पीएचडी के एग्ज़ाम में भी इस पर सवाल आपको पूछा गया था कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र कुल कितने अधिकरणों में विभाजित है, उसमें कुल कितने अधिकरण हैं, तो आपको लगाना था 15 अधिकरण। मैकियावली के द्वारा आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रारंभ किया गया, इसलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान का इनको पिता कहते हैं। मैकियावली के बाद हाब्स का नाम आता है, लॉक और रूसो का नाम इसके अध्ययन में आता है। आपके राजनीतिक चिंतक में बेंथम, जेएस मिल और जेएस मिल के बाद स्मिथ, ग्रीन का स्टेटमेंट और इनके राजनीतिक विचार, कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स के साथ साथ अन्य मार्क्सवादी चिंतक जिसमें लेनिन का नाम आता है, स्टालिन का नाम आता है, इसमें माओ ग्रामशी का नाम आता है। आप बट अगर थोड़ा पीजीटी की बात करेंगे तो इसमें अन्य कुछ विचारक भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, जिसमें लेनिन के ऊपर खास करके, ग्रामशी के ऊपर खास करके और समकालीन उदारवादी और मार्क्सवादी चिंतकों पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये बात है इसके संदर्भ में। देखिए, यह बात हमने आपको इसलिए बताया कि राजनीति विज्ञान का अगर आपको अध्ययन करना है तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जो पाठ्यक्रम आपको बतलाया गया है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको यह समझना होगा कि इन सारे पाठ्यक्रमों का आप किस प्रकार से हम अध्ययन कर लें कि विषय वस्तु को हम समझ सकें, क्योंकि राजनीति विज्ञान के प्रश्न समझ पर आधारित आता है, न कि केवल तथ्य पर आधारित होगा। कुछ सवाल तथ्य पर आधारित हो सकते हैं, बट आपके मेरिट को बनाने में जो सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और वह सवाल कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। यह कॉन्सेप्ट पर आधारित होने वाला विषय है। यह राजनीति विज्ञान है, यह क्रमबद्ध है, अवधारणात्मक है। इसलिए इस पर एक अप्रोच का होना बहुत आवश्यक होता है। अगर आपने अप्रोच इसमें बना लिया है तो आपके सवाल सही होंगे। इसी संदर्भ में अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें राजनीति विज्ञान के प्रारंभ का, तो आपको यह बात मालूम है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ यूनान से हुआ और यूनान में इसका प्रारंभकर्ता प्लेटो को मानते हैं। लेकिन प्लेटो से भी पहले एक महत्वपूर्ण नाम आता है और उसका नाम है सुकरात। सुकरात के द्वारा राजनीति विज्ञान का व्यवस्थित प्रारंभ तो भले ही नहीं किया गया, लेकिन सुकरात के द्वारा राजनीति विज्ञान के राजनीति से संबंधित कई ऐसे तत्वों का उल्लेख अपने राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत किया गया, जिससे यह देखा जाता है कि राजनीति विज्ञान का कोई न कोई तत्व सुकरात के दर्शन में दिखलाई पड़ता है। बट राजनीति विज्ञान का प्रारंभ अगर देखा जाए तो प्लेटो के द्वारा हुआ है, लेकिन प्लेटो के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण बात रही और बात यह थी कि इन्होंने राजनीति विज्ञान का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत किया। राजनीति विज्ञान का अध्ययन इनके द्वारा स्वतंत्र रूप में नहीं किया गया। स्वतंत्र रूप में विषय वस्तु के रूप में राजनीति विज्ञान को आकार देने का श्रेय जाता है, जिसको उसका नाम है अरस्तु। इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं, क्योंकि पहली बार अरस्तु के द्वारा राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से
अलग करके एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्रदान किया गया और यह बात भी कहा गया कि राजनीति विज्ञान एक सर्वोत्तम और सर्वोच्च विज्ञान है जिसका क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन, ऐतिहासिक उपागम के द्वारा इसका अध्ययन किया जा सकता है और इस अध्ययन के आधार पर ही अरस्तु के द्वारा कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए, जिसके संदर्भ में आपको जीआईसी के 19 सितंबर के एग्ज़ाम में भी एक सवाल आया था और सवाल यह था कि वितरणात्मक न्याय का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो वितरणात्मक न्याय का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया है अरस्तु के द्वारा और आधुनिक काल में यह बात कहा है नए रूप में, जिसको कहते हैं जॉन रॉल्स, और जॉन रॉल्स के द्वारा एक किताब लिखा गया जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ जस्टिस। अरस्तु के संदर्भ में अगर यहाँ पर भी देखते हैं तो न्याय के यह आधुनिक अवधारणा है जिसका प्रतिपादन ईसा पूर्व में अरस्तु के द्वारा यूनान में कर दिया गया था। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र और क्रमबद्ध आकार देने का श्रेय जाता है अरस्तु को। बट प्लेटो और अरस्तु से भी पहले अगर बात किया जाए, सुकरात के समय की बात किया जाए तो तत्कालीन यूनान में राजनीति विज्ञान की अनेक विचारधाराओं का प्रचलन था और उन विचारधाराओं के द्वारा, उन राजनीतिक संप्रदायों के द्वारा भी राजनीतिक विषय वस्तु के ऊपर अपने विचार दर्शन का प्रतिपादन किया गया, जिसमें सोफिस्टों का नाम आता है, जिसमें स्टोइक का नाम आता है, जिसमें एपिक्यूरियस का नाम आता है। इन सब विचारधाराओं के अंतर्गत भी राजनीति विज्ञान के संदर्भ में कोई न कोई ऐसी बात कही गई जिसके संदर्भ में जब हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी जड़ों को खोजने के लिए हम लोग यूनान में जाते हैं और यूनान में जाकर के इसको इन्हीं विचारधाराओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह बात तो तय हुआ कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ यहाँ से हुआ, प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, सुकरात के द्वारा। मध्यकाल में राजनीति विज्ञान को देने का कार्य, राजनीति विज्ञान के संदर्भ में कुछ बातों को कहने का कार्य संत अगस्टाइन, थॉमस एक्विनास और मार्सिलियो के द्वारा किया गया। आधुनिक काल में यह काम मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जेएस मिल, टी.एच. ग्रीन और कार्ल मार्क्स ने किया। बट यहाँ पर बात इसकी है कि अगर राजनीति विज्ञान के इन दार्शनिकों को समझना है तो इन दार्शनिकों को समझने के लिए हमारी कौन सी पद्धति होगी, जिस पद्धति के माध्यम से हम इन विचारधाराओं को, हम इन विचारकों को आसानी से समझ सकते हैं। चाहे आधुनिक काल का मैकियावेली हो या मध्यकाल का संत अगस्टाइन हो या यूनान का प्लेटो और अरस्तु हो, इन सब विचारकों को अगर समझना है कि इनकी विचारधारा क्या है, इन्होंने कौन सा राजनीतिक दर्शन दिया और उस राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत कौन सी बातें कही होंगी, अगर इस बात को जानना और इस बात को समझना है तो आपको कुछ बातें आप पहले बेसिक रूप में समझना होगा। पहला है कि इस राजनीतिक चिंतक के द्वारा क्यों इस विचारधारा का प्रतिपादन किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, आपको इस बात को देखना होगा कि इन विचारकों के द्वारा जब अपनी बात को कहा गया तो उस समय के परिस्थिति कैसी थी, क्योंकि किसी भी परिस्थिति से ही समस्याओं का जन्म होता है
और उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए ही राजनीति वैज्ञानिक के द्वारा अपने विचारधारा का प्रतिपादन किया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम इस बात को कहें कि राज शोषण का एक यंत्र या उपकरण है, यह बात किसने कहा, तो आप कहेंगे कि यह बात कहा है कार्ल मार्क्स ने। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा इस बात को क्यों कहा गया। कार्ल मार्क्स अपने इस बात को कहने में किस अप्रोच को देख रहा है। कार्ल मार्क्स का यह दृष्टिकोण क्या उदारवादी, क्या पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में है? अगर विरोध में है तो उसका कारण क्या है, और अगर यह विरोध करता है तो किसके हितों का प्रतिपादन करता है, और अगर विरोध भी करता है तो इस विरोध का आखिर कारण क्या रहा। कोई न कोई तो ऐसी प्रॉब्लम रही होगी जिस समस्या के परिणाम स्वरूप कार्ल मार्क्स को यह बतलाना पड़ा था। कार्ल मार्क्स के द्वारा इस बात को कहा गया कि राज शोषण का एक यंत्र है। देखिए, आपने इस बात को यहाँ पर लिखा कि राज शोषण का एक यंत्र है। यह कथन संबंधित है कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद से। जितने भी मार्क्सवादी विचारक हैं, चाहे कार्ल मार्क्स का नाम हो, लेनिन का नाम हो, स्टालिन का नाम हो या माओ का नाम हो, सारे राजनीतिक चिंतक जो मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित हैं और राज्य को शोषण का एक यंत्र मानते हैं। यहाँ पर आपने अंडरलाइन किया कि राज्य एक शोषण का यंत्र है, तो यह शोषण किसका करता है? यह शोषण करता है मजदूरों का। यह बात इनके द्वारा कहा गया। और मजदूरों का शोषण क्यों करता है? क्योंकि राज्य के ऊपर नियंत्रण है किसका? पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण है। पूंजीपति वर्ग का अगर नियंत्रण है राज्य के ऊपर, तो राज्य एक साधन बन जाता है और राज्य एक यंत्र हो जाता है मजदूर वर्ग का शोषण करने के लिए। इसलिए कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था कि अब तक के राजनीति वैज्ञानिकों ने केवल समस्या को समझने का प्रयास किया, जबकि आवश्यकता है उसके समाधान की। इसलिए इनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि राज्य को समाप्त करके एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना किया जाए। तो यहाँ पर सवाल यह है कि पूंजीपति वर्ग और पूंजीपति वर्ग की विचारधारा का नाम क्या है? अगर आपको आया तो क्या लगाएंगे? इसका नाम है उदारवाद। और उदारवाद के राजनीतिक दर्शन का पिता है कौन? आपको लगाना है जॉन लॉक। और उदारवाद का मूल तत्व क्या है? उदारवाद का मूल तत्व है स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता से जन्म होता है किसका? प्रतिस्पर्धा का। आपने इस बात को भी एग्ज़ाम में समझा होगा कि इसका संबंध होता है लेसेस फेयर से। लेसेस फेयर या यदभाव्यम से। व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, यह इसका आधार है। अगर यह इसका आधार है तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इसी बात के पुष्टि के लिए उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया, जिसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, अर्थात योग्यतम की विजय का सिद्धांत, जो डार्विनवाद पर आधारित है। माने जो आदमी सक्षम है उसी की जीत होती है। इस बात को इनके द्वारा कहा गया था। इसी संदर्भ में जब यह तय हो गया कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसके पास धन का केंद्रीकरण होगा, उसी की जीत होगी, और जो कमज़ोर होगा उसकी हार होगी, तो कमज़ोर वर्ग की संख्या बढ़ने पर कार्ल मार्क्स के द्वारा इस बात को बतलाया गया कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा बनाया गया राज केवल शोषण का एक यंत्र है। इसलिए इस राज को समाप्त करके एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम चाहते हैं कि
किसी भी राजनीति वैज्ञानिक के राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करें और उसके संपूर्ण भाव को समझें, तो उस संपूर्ण भाव को समझने के लिए तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए ही राजनीति वैज्ञानिक के द्वारा अपनी विचारधारा का प्रतिपादन किया। इसी संदर्भ में अगर आपने परिस्थिति समझ लिया तो आपको समझना होता है कि इस राजनीतिक विचारक की राजनीतिक विचारधारा का नाम क्या है। अगर आपने राजनीतिक विचारधारा को समझ लिया तो आपको यह बात मालूम हो जाता है कि इस राजनीति वैज्ञानिक के द्वारा किस बात का उल्लेख किया गया है और इनका मूल आधार क्या है। जैसे अगर बात किया जाए कि यूनान के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण चिंतक रहे, एक का नाम प्लेटो और दूसरे का नाम अरस्तु है। तो इनकी विचारधारा क्या है? राजनीति विज्ञान में विचारधारा का अर्थ होता है एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित अप्रोच के साथ, एक निश्चित संपूर्ण अध्ययन सामग्री और विषय वस्तु को ध्यान में रखकर अपनी बात को कहना। इस विचारधारा के अंतर्गत कहा गया कि विचारधारा का तात्पर्य यहाँ पर है कि हमने किसी बात को, किसी भी दर्शन को देखने का नज़रिया किस रूप में बनाया है। अगर देखा जाए तो यूनान के अंतर्गत आदर्शवादी विचारधारा का जन्म होता है और आदर्शवाद राजनीति विज्ञान की वह विचारधारा है जो राज्य को साध्य मानता है, सर्वोच्च मानता है और स्वाभाविक मानता है। आदर्शवादी राजनीतिक विचारधारा के पिता प्लेटो हैं, बट प्लेटो का आदर्शवाद ज़्यादा काल्पनिक है और उसके बाद भी यूनान में अरस्तु में भी यह विचारधारा दिखलाई पड़ती है। इसलिए यहाँ कहने का आशय है कि अगर आपने विचारधारा को समझ लिया है कि इस विचारधारा के कौन कौन से तत्व हैं, आदर्शवादी विचारधारा का तत्व क्या है, तो आप आसानी से प्लेटो और अरस्तु या आधुनिक काल के भी विचारक ब्रैडले, बोसांके, कांट और हीगल के राजनीतिक दर्शन को आसानी से समझ सकते हैं। अर्थात कोई भी ऐसा विचारक जो राज्य को सर्वोच्च माने या साध्य मानता है वह आदर्शवादी होगा, या किसी भी विचारधारा के अंतर्गत जब राज्य को साध्य माना गया तो वह आदर्शवाद की ही विचारधारा होगी। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि एक विचारक और एक विचारधारा का आपस में गहरा संबंध होता है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दार्शनिक को समझने के लिए विचारधारा का अध्ययन करना और विचारधारा के द्वारा ही राजनीति वैज्ञानिक को समझना यह सरल कार्य होता है। आप आसानी से इसके संदर्भ में इस बात को जान सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। सुकरात के द्वारा, प्लेटो के द्वारा और अरस्तु के द्वारा, इन तीनों ही राजनीति वैज्ञानिक के द्वारा अपनी बात को आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत ही कहने का प्रयास किया गया था। आपने पढ़ा होगा कि सुकरात के द्वारा इस बात को कहा गया कि किसी भी स्थिति में राज्य के आज्ञा की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, भले ही प्राणदंड क्यों न मिल जाए। और अंततः आपने देखा होगा कि राज्य के द्वारा प्राणदंड दिए जाने पर भी सुकरात ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया था, लेकिन राज्य के आज्ञा की अवज्ञा नहीं की। यह आदर्शवादी विचारधारा का दर्शन है। इंग्लैंड में जब आदर्शवाद आता है तो वह एक मध्यम मार्गी होता है, क्योंकि इंग्लैंड पूंजीवाद या उदारवाद का भी घर रहा, इसलिए वहाँ पर आदर्शवाद संयमित रहता है। लेकिन जर्मनी का आदर्शवाद
खास करके अगर हीगल के अंतर्गत आते हैं तो उनको उग्र आदर्शवादी कहा जाता है। और हीगल के द्वारा ही इस बात को कहा गया कि राज धरती पर ईश्वर का अवतरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी भी विचारक को समझना है तो विचारधारा को या विचारधारा के माध्यम से विचारक को आसानी से समझ सकते हैं। यह बात हमने आपको बतलाया कि यूनान के राजनीतिक दार्शनिकों में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और मध्यकाल में संत अगस्टाइन, थॉमस एक्विनास और मार्सिलियो। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक में मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स और लेनिन, स्टालिन, ग्राम्शी और माओ का विचार महत्वपूर्ण है। इन सारे राजनीतिक वैज्ञानिकों का अध्ययन आपको एलटी में भी, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी करना है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में आप अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है तो अति उत्तम है। आप एनसीईआरटी की किताब से कक्षा 11 और 12 के लेकर के इसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। वैसे अगर यह नहीं है किताब एनसीईआरटी की तो आप ओपी गावा की किताब से भी आप पाश्चात्य राजनीतिक वैज्ञानिकों का पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास को आप आसानी से देख सकते हैं। एक अन्य किताब है, जीवन मेहता की किताब है, आप उस किताब को भी पाश्चात्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन में ले सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों का आज की ये बात यहाँ तक थी। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।